अपनी जमीन अपना नया आसमां पैदा कर, अपनी जमीन अपना नया आसमां पैदा कर। मांगने से कब मिली है जिंदगी ऐ मेरे दोस्त, मांगने से कब मिली है जिंदगी ऐ मेरे दोस्त। खुद ही अपना एक नया इतिहास पैदा कर, खुद ही नया एक अपना इतिहास पैदा कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं जूनियर खान और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल जूनियर खान जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है आधुनिक भारत, यूरोपियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पार्ट 3। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो देख चुके हैं, 2 वीडियो हम लोग कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने कुछ कंपनियों के बारे में बता दिया है, जैसा कि फ्रांस, आपकी ये वो कंपनियां, इंग्लैंड कंपनियां, डच कंपनियां, पुर्तगाली कंपनियां, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुका है। लेकिन दोस्तों, अब अगला वीडियो और लास्ट वीडियो ये आपका होगा यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटा दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, घंटा से क्या होगा दोस्तों, घंटा अगर दबा देंगे आप तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर के वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आधुनिक भारत पार्ट 3, यूरोपियों का आगमन पार्ट 3। दोस्तों, उससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये आपका क्या बोलते हैं उसको, डच कंपनी और ये पुर्तगाली और ये अंग्रेजी कंपनी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इन तीनों में अपनी एक होड़ मची हुई थी। अपनी ही मतलब कि मैं व्यापार आगे करूँ, मैं इनसे आगे बढ़ूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, इन सब में अपनी एक होड़ मची हुई थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी आपकी आती है। दोस्तों, लेकिन मैं ये टॉपिक शुरू करने से पहले, यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 3 शुरू करने से पहले, मैं यहाँ बॉक्स में कुछ लिखा हूँ, उसको मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ऐसा तो भी यहाँ पे डेनमार्क कंपनी भी आई थी और स्वीडिश कंपनी भी आई थी। डेनमार्क जो कि आपका दोस्तों, डेनमार्क कंपनी आपकी 1616 में आई। इसकी पहली फैक्ट्री तंजौर में थी, भारत के तंजौर में इसकी पहली कंपनी थी। और फिर दूसरी आपकी है स्वीडिश, जो कि 1731 में है। दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा, गठिया लीजिएगा, क्योंकि पूछता है बार बार एग्जाम में कि डेनमार्क कंपनी कब आई और उसके पहली फैक्ट्री कहाँ हुई, तंजौर में हुई। और स्वीडिश की पहली फैक्ट्री नहीं पूछता दोस्तों, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे भारत में न होकर इसका प्रभाव अधिक से अधिक, इसका प्रभाव चीन में था। ये चीन में व्यापार अधिक से अधिक करना चाहती थी, इसलिए स्वीडिश कंपनी के बारे में नहीं पूछता, बस सिर्फ पूछता है ये कि स्वीडिश कंपनी किस सन में आई थी। तो 1731 ईस्वी में स्वीडिश कंपनी सन में आई थी। तो चलिए दोस्तों, हम अब बात करेंगे हम लोग फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। दोस्तों, फ्रांसीसी लोग, फ्रांस वासी हमारे यहाँ, हमारे भारत में 1664 ईस्वी को आए थे। कब? 1664 ईस्वी को। इनकी कंपनी की स्थापना कब हुई? दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि वहाँ पे जब फ्रांसीसी कंपनी के समय, जब फ्रांसीसी लोग यहाँ पे आए थे, तो उस समय फ्रांस में तानाशाही शासन चल रहा था। और उस समय शासक आपके थे लुईस 14वां। कौन? लुईस 14वां शासन कर रहे थे। 1664 ईस्वी में कंपनी के लोग आए और वहाँ के शासक, जो फ्रांस के शासक है, उन्होंने यहाँ पे कंपनी बनाने का आदेश दे दिया। लुईस 14वां ने फिर कंपनी की स्थापना 1668 ईस्वी में इन्होंने कर दिया सूरत में। जैसा कि दोस्तों, आपको पता होगा कि इससे पहले हम लोगों ने अंग्रेजी कंपनियों के बारे में पढ़ा था, बस सिर्फ वहाँ पे डेट का फर्क है, लेकिन इन्होंने जगह वही चुना जो अंग्रेजों ने चुना था। उनकी पहली कंपनी वहाँ पे सूरत में थी आपकी 1608 ईस्वी में, और दूसरी कंपनी उनकी अंग्रेजों की 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में थी। तो दोस्तों, सिर्फ सन का फर्क है। ये लोग भी 1668 ईस्वी में सूरत में पहली कंपनी अपनी स्थापित की, अपना पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया। उसके बाद अगली जो फैक्ट्री बनाई इन्होंने, अगली फैक्ट्री इन्होंने 1669 ईस्वी को मसूलीपट्टनम में बनाई, जहां पे अंग्रेजों ने बनाया था। उनका भी 1608 में आपका सूरत में था, और 1600 उनका अंग्रेजों का 1611 में उनका मसूलीपट्टनम में था। इनका कब था? 1668 में सूरत में, 1669 में मसूलीपट्टनम में। इनकी अगली फैक्ट्री 1669 में मछलीपट्टनम में। तो दोस्तों, 1673 में इन्होंने पांडिचेरी को छोड़ा। जैसे मतलब बताते हैं आपको क्या हुआ कि ये लोग भी जिस तरह से अंग्रेज हमारे यहाँ दखल अंदाजी करने लगे, व्यापार के बहाने आए, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे कुछ राज्यों को जीतना चाहते थे। वे चाहते थे कि हम इन पर शासन करें।
तो इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ राजनीतिक मामलों में दखल अंदाजी करने लगे। ठीक उसी प्रकार ये भी फ्रांसीसी लोग भी हमारे देश में, हमारी राजनीति में, हमारे देश की जनताओं के बीच हमारी जो ये सिस्टम है उनमें इन्होंने दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। इन्होंने उंगली करना शुरू कर दिया। ये उंगली करते गए तो आदमी कब तक बर्दाश्त करता है। ये उंगली करना इन्होंने शुरू किया। इन्हें भी ये भी चाहते थे कि हम कुछ राज्यों को जीते और उन पर अपना प्रभाव जमाए। तो इन्होंने इसी क्रम में 1673 ईस्वी में इन्होंने पांडिचेरी को जीत लिया। और पांडिचेरी को छोड़ते कब ये हैं? आपको पांडिचेरी को छोड़ते हैं 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में पांडिचेरी को छोड़ते हैं, लगभग आज़ादी के 7 वर्ष बाद पांडिचेरी को छोड़ते हैं ये। तब 1954 में पांडिचेरी हमारे भारत के कब्जे में आता है, भारतवासियों के कब्जे में आता है। 1954 से पहले वो फ्रांसीसियों के कब्जे में था। फ्रांसीसी 1954 में हमारे भारत पांडिचेरी को छोड़ते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने अगले ही वर्ष 1974 ईस्वी में चंद्रनगर और माही कारिकल, एक माही है, कारिकल है, इन सब पे इन्होंने कब्जा कर लिया, अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था। जिसे हम आज इन सब को जोड़कर दोस्तों आज हमारा जो वर्तमान में है पुदुचेरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इस पुदुचेरी का ये चंद्रनगर, माही और कारिकल को जोड़कर बना हुआ है पुदुचेरी। तो वहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया, वहाँ पे अपना प्रभाव जमाने लगे। लेकिन स्थिति कब बिगड़ी? स्थिति उस समय बिगड़ी जब अंग्रेज भारत में आए। इनके और इनके बीच, फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेजों के बीच एक युद्ध सा माहौल बन गया। एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ फ्रांसीसी, दोनों में युद्ध, टकराव का माहौल बन गया। वो टकराव कर्नाटक का युद्ध के नाम से जाना गया। वैसे तो कम हमारे भारत के इतिहास में कर्नाटक का 3 युद्ध हुए, लेकिन उसमें से एक युद्ध कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच भी हुआ। तो दोस्तों कर्नाटक और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, जो संघर्ष हुआ, उसका हम लोग एक चार्ट बनाकर अब पढ़ेंगे। हम लोग जैसा कि हम लोगों ने बातें की कि कर्नाटक का युद्ध 3 युद्ध लड़ा गया। कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए, जिसमें तीनों ही बार अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ, कर्नाटक का युद्ध। तो जिसको हम लोग चार्ट के माध्यम से जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये मैं चार्ट बनाया हूँ, यहाँ पे मैं युद्ध लिखा हूँ, यहाँ पे उसका कब से कब तक लड़ा गया, फिर कारण लिखे हैं हम कि किस कारण से वो लड़ा गया युद्ध, फिर किस संधि द्वारा वो समाप्त हुआ और उस युद्ध से क्या विशेषताएं मिली, क्या चीज निकला, व्हाट इज रीजन, यहाँ पे कारण है व्हाट इज रीजन, यहाँ से क्या चीज मिलेगा, क्या मतलब कि उसका निष्कर्ष और वहाँ पे क्या मुख्य घटनाएं हुई, इस विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों उससे पहले मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि ये प्रथम युद्ध जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ था। कब? 1746 से 1748 ईस्वी तक कर्नाटक का युद्ध लगभग 2 वर्ष तक हुआ था, प्रथम युद्ध। ये किस कारण हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के कारण हुआ था। फ्रांस में एक जगह है ऑस्ट्रिया, वहाँ पे कुछ उत्तराधिकार का कारण बना यूरोप में कि वहाँ से जब फिर युद्ध शुरू हुआ, जिसका प्रभाव हमारे भारत में भी देखने को मिला। तो पहला आपका युद्ध है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक लड़ा गया। इसके जो प्रथम रीजन है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में लड़ा गया। और इसके जो संधि हुई वो आपकी एला सासेक की संधि के साथ समाप्त हुआ। वे संधि आपका 1748 ईस्वी में हुआ। एला सासेक की संधि के साथ यह समाप्त हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम युद्ध किस युद्ध, जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ, किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो वो संधि है आपकी एला शेक की संधि, एला सासेक की संधि। ये एला सासेक एक जगह है फ्रांस में, वहां पे संधि हुई थी, तो उसीलिए इसका नाम एला सासेक है। एला सासेक की संधि प्रथम युद्ध कर्नाटक के प्रथम युद्ध में हुआ था। इसके क्या विशेषताएं निकली? यहाँ पे हम लोग देखेंगे डुप्ले, ये फ्रांस के वो हैं, ये आपके हैं इंग्लैंड के डुप्ले, और लायुडाबे मारिशस के फ्रांस के हैं। इनको लायुडाबे को बुलाकर इन्होंने वहाँ से इसकी मतलब कि है ये भारत में थे, इनको बुलाकर अपने यहाँ मारिशस में ये क्या किए कि
इनसे जिनके जो पावर थी ये सब छीन लिए, इनसे युद्ध किए। वो युद्ध था आपका सेंट नाम का युद्ध। क्या? सेंट नाम का युद्ध, जो कि 1748 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इन फ्रांसीसियों को ऐसी स्थिति कमजोर हो गई थी भारत में। वैसे तो इस युद्ध में से कुछ खास नुकसान न पहुंचा, लेकिन इस युद्ध, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, पूछ सकता है, पूछेगा भी कि सेंट नाम का युद्ध किस सन में लड़ा गया, किस युद्ध में लड़ा गया? तो आपका है किस युद्ध के काल में लड़ा गया? वो 1746 1748 कर्नाटक का युद्ध के दौरान। उसमें क्या हुआ कि मद्रास जो कि अंग्रेजों के अंडर में था, तो मद्रास को अंग्रेजों जिसको अंडर में किए हुए थे उन्हें वे फ्रांसीसियों को दिए, और फ्रांस यूएसए को अपने अंडर में क्या हुआ था, उसने अंग्रेजों को यूएसए दिया। अब द्वितीय आपका युद्ध आता है, द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी। कब? 1749 1754 कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। यह किस कारण हुआ? हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार के कारण। तो दोस्तों, जैसा कि उत्तराधिकारी वही बन सकता है जिससे किसी शासक की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उसका उत्तराधिकार जो होगा वह उसका बड़ा बेटा होगा, या उनके बेटों में उत्तराधिकारी का युद्ध चलता रहेगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ हैदराबाद एवं कर्नाटक में। एक गुट हैदराबाद की सपोर्ट कर रहा था, तो एक गुट आपका ये कर्नाटक का सपोर्ट कर रहा था। मतलब एक फ्रांस एक गुट की तरफ था और ये आपका इंग्लैंड एक गुट की तरफ था। तो इससे जाहिर सी बात है कि अब गुटों की बात हुई तो इनसे युद्ध तो कन्फर्म ही होंगे। वो उसका सपोर्ट कर रहा है, वो उसका सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई मतलब कि कोई एक तरफा विजय न प्राप्त हुआ, दोनों को नुकसान हुई, दोनों को हानि हुई। और इससे जो निष्कर्ष निकलता है, ये उत्तराधिकार का युद्ध आपका किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो ये पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में हुई थी। उत्तराधिकार हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध पांडिचेरी के संधि के साथ समाप्त हुआ, जो कि संधि 1755 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद अंबर का युद्ध इसी समय हुआ। द्वितीय युद्ध के दौरान ही अंबर का युद्ध हुआ। ये अंबर का युद्ध फ्रेंच गुट और अंग्रेजी गुट के बीच हुआ। वे दो गुट जो थे, ये हैदराबाद और उत्तराधिकार, इन दोनों गुटों के बीच हुआ फ्रेंच युद्ध गुट और अंग्रेजी गुट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंबर का युद्ध कब हुआ, किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ अंबर का युद्ध? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान अंबर का युद्ध हुआ फ्रेंच गुट और अंग्रेजी गुट में। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1756 से 1763 ईस्वी तक लगातार चला। लगभग 7 वर्ष तक इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1756 से 1763 ईस्वी तक लगातार 7 वर्षों तक चला। यह युद्ध आपस में लड़ाता में होता रहा, धड़ाम होता रहा इन सब में। और यही कर्नाटक का तृतीय युद्ध है, जो कि पेरिस की संधि के साथ 1763 में समाप्त हुई। किस संधि के साथ? पेरिस की संधि के साथ। सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो आपका सप्तवर्षीय संधि युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ है। पेरिस की संधि के साथ सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ। ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछता है कि वांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ? तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ। वांडीवास का युद्ध ये ऐसा युद्ध है जिसमें दो गुट आमने सामने, पहली बार अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने हुए। पहली बार ये गुटों के बीच युद्ध नहीं था, ये खुद ही एक युद्ध था। ये आपस में लड़े, ये आपस में आमने सामने पहली बार कर्नाटक के तृतीय युद्ध में हुए, जो कि वांडीवास का युद्ध कहलाया। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने आए। और इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का सुपाला साफ, इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का हमारे भारत से सुपाला साफ। अब उन्हें महसूस हो चुका था कि इस समय किसी के पास ताकत है तो है वह अंग्रेजों के पास।
अगर हिंदुस्तान का कोई हाकिम है, अगला हाकिम, तो वे अंग्रेज हैं। वे अपने शासन में कर हिंदुस्तान को चलाएंगे। वे इस सोने की चिड़िया को अपने अंडर में कैद करेंगे। उन्हें अब एहसास हो चुका था। वैसे तो 1954 में वे भारत से पूरी तरह से गए, लेकिन वांडीवास के युद्ध के बाद 1760 के बाद उनका प्रभाव लगभग पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पे था। कुछ ही क्षेत्र पे वे कब्जा कर चुके थे, कुछ ही क्षेत्र पे उनका प्रभाव था। उससे पहले सभी के सभी क्षेत्र पे प्रभाव उनका समाप्त हो चुका था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है हम लोग इस चार्ट के माध्यम से हम लोगों ने तीनों युद्ध के बारे में चर्चा कर चुके हैं और चर्चा किया भी है। दोस्तों, आज हम कर्नाटक के तृतीय युद्ध, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इससे रिलेटेड सभी प्रश्न याद हो चुके होंगे। आपको लगभग डेट भी याद हो चुका होगा कि प्रथम युद्ध 1748 ईस्वी तक चला, द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला, तृतीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला, 1756-1763 ईस्वी तक तृतीय युद्ध चला। प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक चला, द्वितीय युद्ध 1749 से 54 तक चला, तृतीय युद्ध आपका 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। फिर इसका कारण क्या हुआ? प्रथम युद्ध का कारण हुआ ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। द्वितीय युद्ध का कारण हुआ क्या? यह हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। तृतीय युद्ध का क्या हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध कारण बना। फिर उसके बाद जो इसका ये आपका संधि हुई एलआरसी के नाम, एलासासे की संधि के साथ समाप्त हुआ पहला युद्ध। द्वितीय युद्ध आपका पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ और तृतीय युद्ध जो आपका है वो आपका पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। तृतीय युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पहला युद्ध आपका वो एलासासे की संधि के साथ समाप्त हुआ, दूसरा युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ, तृतीय युद्ध आपका पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। पेरिस की संधि के साथ जो युद्ध समाप्त हुआ उसी के बाद फ्रांसीसियों का सुपारा यहां से साफ हुआ। एक बड़ा अच्छा सा बन गया। पेरिस की संधि के साथ फ्रांसीसियों का सुपारा साफ। क्या? पेरिस की संधि के साथ फ्रांसीसियों का सुपारा साफ। ये आप याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टीचिंग मैं आपको बता दिया कि पेरिस की संधि के साथ फ्रांसीसियों का सुपारा साफ। मतलब कि इसी युद्ध के बाद उनका प्रभाव धीरे धीरे गिरता चला गया। इसी युद्ध के बाद उनका प्रभाव एकदम घट गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया आपको तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करें। दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। आप मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, ये आज का और यूरोपीय कंपनियों का लास्ट टॉपिक है। अब मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।